नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर है अर्थव्यवस्था से जुड़ी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 57,128 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। केंद्रीय बजट में आरबीआई राज्य संचालित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश के रूप में 89,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें से आरबीआई द्वारा 60,000 करोड़ रुपए का योगदान करना अपेक्षित था। इस वर्ष का अंतरण पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है, जिसमें विमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा के अनुसार अतिरिक्त भंडार का एकमुश्त अंतरण भी शामिल था। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस वर्ष कोई लाभांश घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीआई ने कोविड-19 के संकट से उत्पन्न स्थिति को कवर करने के लिए पूंजी संरक्षण के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया है। आरबीआई की ओर से प्राप्त इस अंतरण से केंद्र सरकार का वित्तीय तनाव कम होगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा संपूर्ण वर्ष के बजटीय लक्ष्य का 83% था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को अधिदेश अंतरित करता है। ये अंतरण आरबीआई के लेखा वर्ष जुलाई से जून के समाप्त होने के बाद प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के आरंभ में संपन्न किया जाता है। आरबीआई ने आकस्मिक जोखिम बफर यानी कंटिंजेंसी रिस्क बफर को 5.5% पर बनाए रखने का भी निर्णय लिया है। कंटिंजेंसी रिस्क बफर भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक पूंजी का एक घटक है, जो इसकी मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता, साख और परिचालनात्मक जोखिमों को कवर करने के लिए आवश्यक है। अगली खबर एनटीपीसी से जुड़ी है। एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश का उपयोग बढ़ाने के लिए अवसंरचना का विकास किया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने सीमेंट संयंत्रों को वहनीय दर पर अत्यधिक मात्रा में फ्लाई ऐश की आपूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित रिहंद परियोजना पर एक अवसंरचना का विकास किया है। ये विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग को सुनिश्चित करने के इसके लक्ष्य के अनुरूप है। आपको बता दें कि वर्ष 2018-19 में कुल उत्पादित फ्लाई ऐश में से 77.59% का उपयोग कर लिया गया था। आइए अब जानते हैं फ्लाई ऐश क्या होता है। फ्लाई ऐश एक महीन पाउडर होता है जो ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्पन्न उपोत्पाद है। फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड्स की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। इसके साथ ही आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, सीसा आदि तत्वों का भी अल्प मात्रा में सांद्रण होता है। भारतीय कोयले में ऐश सामग्री 30 से 45% होती है। ये आयातित कोयले की तुलना में निम्न श्रेणी का होता है। आपको बता दें कि आयातित कोयले में ऐश की मात्रा 10 से 15% होती है। फ्लाई ऐश के निपटान के लिए न केवल एक वृहद भूखंड की आवश्यकता होती है, बल्कि ये वायु और जल को भी प्रदूषित करता है। कृषि में फ्लाई ऐश का उपयोग करने से जल धारण क्षमता और मृदा के वातान में सुधार होता है। इसे निर्माण उद्योग में सीमेंट, ईंट इत्यादि के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। आइए अब फ्लाई ऐश के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए सरकारी उपायों को भी जानते हैं। ऐश प्रबंधन के लिए ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। सभी सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है। महाराष्ट्र फ्लाई ऐश उपयोगिता नीति को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। अगली खबर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से संबंधित है। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की हिस्सेदारी में वृद्धि। केयर रेटिंग के अनुसार एनबीएफसीज के बैंकों के ऋण में सितंबर 2018 से जून 2020 के दौरान 47.1% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में एनबीएफसीज की हिस्सेदारी 6.9% से बढ़कर 8.8% हो गई है। ये आंकड़े ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब तरलता की कमी का सामना कर रहे एनबीएफसीज द्वारा और अधिक बैंक ऋण के लिए निरंतर आग्रह किया जा रहा है। वर्ष 2018 के आईएल&एफएस संकट के बाद एनबीएफसी क्षेत्र तरलता संकट का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना के बाद बैंक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित होने से बचाने के लिए एनबीएफसीज को ऋण देने से हिचकिचाने लगे थे। इसके अलावा आईएल&एफएस संकट के बाद म्यूचुअल फंड्स ने भी एनबीएफसीज के ऋण को पुनर्वित्त करना बंद कर दिया था। एनबीएफसीज की पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है, जैसे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन।
इसके तहत बैंक आरबीआई से 3 वर्ष के लिए निधियन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे एनबीएफसीज के निवेश श्रेणी के बंध पत्रों यानी बॉन्ड्स, वाणिज्यिक पत्रों और गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों आदि में निवेश किया जा सकता है। 45,000 करोड़ रुपए मूल्य की आंशिक ऋण गारंटी योजना यानी पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 यदि सार्वजनिक बैंक एनबीएफसीज और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बंधपत्रों आदि की खरीद करते हैं तो ऐसे बंधपत्रों पर होने वाली प्रथम क्षति के 20% तक की क्षतिपूर्ति की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एनबीएफसीज के लिए विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई है। भारत ने इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते का समर्थन किया है। ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के आपसी संबंधों को पूर्णतः सामान्य बनाएगा। साथ ही समझौते के कारण इजराइल ने वेस्ट बैंक के फलस्तीनी बहुसंख्यक क्षेत्रों के अधिग्रहण की योजनाओं को निलंबित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। आइए अब जानते हैं इस त्रिपक्षीय समझौते का भारत के लिए क्या महत्व होगा। इससे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता आएगी। ये समझौता पश्चिम एशिया में इजराइल और अरब जगत के बीच पारंपरिक शत्रुता के समापन के लिए पहला व्यापक घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण आधार तैयार करता है। ये भारत के लिए भी लाभप्रद होगा क्योंकि ये ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासी आबादी दोनों के मामले में भारत के लिए लाभ सुनिश्चित करेगा। द्विराष्ट्रीय समाधान। इजराइल द्वारा अपनी अधिग्रहण योजना को स्थगित करने के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता दोबारा से प्रारंभ हो सकेगी। भारत ने हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता वार्ता के हिस्से के रूप में द्विराष्ट्रीय समाधान का समर्थन किया है। हालांकि इससे ईरान के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान ने इस समझौते का विरोध किया है और इसके अनुसार अरब इजराइल संबंध इसकी सुरक्षा के समक्ष प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करेगा। ईरान में भारत के प्रमुख हितनिहित हैं, जैसे चाबहार बंदरगाह, मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए मार्ग आदि। साथ ही ये समझौता भारत के लिए इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए नए अवसर निर्मित करता है, क्योंकि भारत संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल दोनों के साथ विशेष संबंध रखता है। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता को न्यायालय के अवमान का दोषी माना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्याय प्रशासन में वास्तविक हस्तक्षेप हुआ है। इसकी पुष्टि करने के लिए हमेशा हाँ में उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी अवमान सूचक वक्तव्य से न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप होने की संभावना उत्पन्न होती है तो उसे पर्याप्त समझा जाएगा। कोर्ट अवमान के संबंध में न्यायालय ने 2 स्थितियों में अंतर स्थापित किया है। पहला, जब किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत पक्ष के बारे में कोई अमान्य वक्तव्य दिया जाता है, और दूसरा, जब किसी न्यायाधीश के न्यायिक पक्ष के बारे में कोई अमान्य वक्तव्य दिया जाता है। ऐसे में पहले मामले में अवमान क्षेत्राधिकार लागू नहीं होगा। यदि जनता के व्यापक हित में उचित मंतव्य से न्यायाधीशों की निष्पक्ष आलोचना की जाती है तो ये अवमान नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवधारणा न्यायिक संस्थानों को प्रयोजनीय हमलों और अनुचित आलोचना से संरक्षण प्रदान करती है और इसके प्राधिकार को कम करने वालों को दंडित करने के लिए एक कानूनी तंत्र का सृजन करती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आरोपित युक्त निर्बंधनों में से एक है। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को स्वयं के अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को भी इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 इसे वैधानिक समर्थन प्रदान करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 6 माह तक के लिए साधारण कारावास और 2,000 रुपए तक का जुर्माना है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सदस्यों के लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में शामिल हुए। ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी मौद्रिक नीति समिति में सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले 3 नए सदस्यों की खोज करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति है। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से सम्मिलित होते हैं, जबकि 3 अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना और देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना है। इसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सहित विभिन्न नीतिगत दरों को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
बहुविषयक साइबर फिजिकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS। NMICPS के तहत IIT दिल्ली में एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। NMICPS का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी प्रयासों को समन्वित और एकीकृत करके साइबर फिजिकल प्रणाली और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग आधारित विकास, मानव संसाधन विकास और कौशल वृद्धि, उद्यमिता और स्टार्टअप विकास की समस्या का समाधान करना है। इसका क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटरों की तस्वीर ली गई है। इसरो द्वारा इसमें एक का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में कुछ तथ्य। उन्होंने वर्ष 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक के रूप में भी विख्यात हैं। साराभाई को वर्ष 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण और मरणोपरांत वर्ष 1972 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वदेशी वायु विशिष्ट गुणवत्ता निगरानी फोटोनिक प्रणाली यानी इंडिजिनस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम, ये वायु गुणवत्ता मापदंडों की वास्तविक समय में सुदूर निगरानी के लिए एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली है। ये प्रणाली लेजर पश्च प्रकीर्णन यानी लेजर बैक स्कैटरिंग, सांख्यिकीय यांत्रिकी यानी स्टैटिक मैकेनिक, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी यानी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन या डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिद्धांतों का एक अभिनव अनुप्रयोग है। ये विभिन्न प्रदूषकों की पहचान, वर्गीकरण और एक साथ मौसम संबंधी मापदंडों की अधिक उच्च सटीकता, संवेदनशीलता और गुणवत्ता की पहचान कर सकती है। पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व आध्यात्मिक उत्थान और आत्मशुद्धि के लिए मनाया जाने वाला जैन धर्म का एक वार्षिक त्योहार है। जैनियों के लिए पर्युषण के दौरान उपवास करना बुरे कर्मों को समाप्त करने का एक अवसर है। ये व्यक्ति को अनुशासन, आत्मनियंत्रण, धैर्य, क्षमा और पश्चाताप की भावना सृजित करने में सहायता प्रदान करता है। बिहार सरकार बाढ़ से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक पूर्व चेतावनी प्रणाली और एक गणितीय मॉडलिंग प्रणाली को परिनियोजित किया है। ये नेपाल से उद्गमित होने वाली गंडक, बागमती, अधवारा, कमला, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के लिए 72 घंटे की समय सीमा के साथ बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।